नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट संस्कृत में संधि टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने स्वर संधियों को कंप्लीट कर लिया था। इसके पश्चात अब हम आदि व्यंजन संधि चल रही थी। व्यंजन संधि में हमने अनुस्वार संधि को पढ़ लिया था। उसके पश्चात हमने शुरू की थी जसत्व संधि। तो पिछला जो टॉपिक था हमारा वो थी जसत्व संधि। जसत्व संधि में हमने 3 सूत्र पढ़े थे, झलाम जशो अंते, जिसमें कि जल प्रत्याहार के बाद अच आए तो झलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। दूसरा सूत्र पढ़ा था हमने जलाम जस जसी, जल प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात यदि झस प्रत्याहार के वर्ण आए तो उनके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। और लास्ट सूत्र पढ़ा था हमने जयो हो अन्यतरस्याम। तो उससे हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग यानी कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण और हा के स्थान पर घा आदेश हो जाता है, जिसका उदाहरण हमने पढ़ा था वाक्घरी, जिसका संधि विच्छेद होता है वाक प्लस हरि। इसको पढ़ने के पश्चात अब हमारी जो तीसरी संधि है जो सिलेबस में इम्पोर्टेंट, ये 3 संधियाँ हैं इन्हीं में से उदाहरण आते हैं 10th बोर्ड में, चाहे वो RVSE हो या NCERT हो। इन्हीं के उदाहरण अधिकतर आते ही रहते हैं। 1 या 2 उदाहरण इन तीनों संधियों में से आ जाते हैं और बाकी के उदाहरण 1 या 2 उदाहरण स्वर संधि के आते हैं। कई बार ऐसा होता है व्यंजन के तो आ जाते हैं, तो स्वर का 1 आता है और विसर्ग का 1। इस प्रकार से ये 4 नंबर की संधियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमारी व्यंजन संधि की जो तीसरी जो संधि चल रही थी वो थी हमारी पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि को मैंने आपको जब संधियों के प्रकार बताए थे और जब व्यंजन संधि की परिभाषा बताई थी, तो व्यंजन संधि में मैंने तीनों प्रकारों का अच्छे से वर्णन कर दिया था और बताया था कि ये 3 प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है या 3 प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें 3 सूत्र काम करते हैं। तो परसवर्ण संधि में जो 3 सूत्र काम करते हैं वो तीनों सूत्र मैंने आपको पहले भी लिख के दिखा दिए थे, लेकिन बाद में कहा था कि डिटेल से हम आपको जब ये संधि का नंबर आएगा तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो इसमें जो हम परसवर्ण संधि जो पढ़ते हैं, पर सवर्ण यानी कि पर माने दूसरा वर्ण, सवर्ण माने उसी के समान वर्ण हो जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो 5वां वर्ण की जो अनुनासिक जो वर्ण होता है उसकी महत्ता होती है। 5वां वर्ण ही होता है पर सवर्ण। इसमें जो होगा वो 5वां वर्ण होगा, यानी कि पहले का या तो 5वां हो जाएगा या दूसरे का या तीसरे का, यानी कि या तो यह प्रत्याहार के वर्ण होंगे या यर प्रत्याहार के वर्ण होंगे, वो होंगे 5वें वर्ण में ही परिवर्तित होंगे। तो देखिए इसमें पर सवर्ण संधि का हमारा पहला सूत्र था यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यर प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। यर प्रत्याहार के वर्ण जो आते हैं हयवरट से लेकर के, तो हयवरट के हा को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। तो इसमें कहा है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं हा को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण। अब अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अनुनासिक वर्ण वही होते हैं प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यम गण नम, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। यर प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात यदि कोई अनुनासिक वर्ण आए तो उन यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। ये इस संधि की परिभाषा है पर सवर्ण संधि की। तो इस सूत्र की जो व्याख्या होगी, यदि यर प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक मैंने बताई दिया आपको कि यम गण नम, यानी कि 5वां वर्ण हो जाता है। लेकिन पर सवर्ण का मतलब समझो कि उसी वर्ग का 5वां वर्ण होगा। इसके हमने उदाहरण देखे, जैसे कि बांग मूलम। बांग मूलम में है ये जो अणा खाली है ये कवर्ग का है। कौन से वर्ग का है? कवर्ग का। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो वाक माने वाणी और मूलम, वांग मूलम यानी कि वाक प्लस मूलम। अब देखिए ये जो का है वो यर प्रत्याहार का वर्ण है या नहीं है, क्योंकि इसमें हा को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं, जो कि का समस्त व्यंजनों का में सबसे पहला वर्ण है का। तो का आया,
इसके पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण आए, तो माँ जो है वो अनुनासिक वर्ण है, आया यर प्रत्याहार का वर्ण, उसके पश्चात अनुनासिक वर्ण आया। तो हमारा जो सूत्र था वो कह रहा था कि यरों के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा। तो इसका जो पांचवा वर्ण होगा क वर्ग का, वो ये वाला अणा खाली होगा। तो हमने कर दिया वाक प्लस मूलम, और जब हमने इसको संधि युक्त पद बनाया तो हमारा शब्द बन गया वांग मूलम। ये वाला अणा खाली आ जाता है। इस प्रकार से ये इसका पांचवा वर्ण आ जाता है। तो देखिए पर सवर्ण यानी कि इसके अनुसार इसमें पांचवा वर्ण जो आया वो इसी कारण आया क्योंकि इसमें अनुनासिक वर्ण दिया हुआ है और इससे पहले यर प्रत्याहार का वर्ण है, और यर प्रत्याहार के वर्ण का पांचवा वर्ण उसी वर्ग का हो जाता है। तो दूसरा देखिए दिंगनाग में देखिए दिंगनाग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दिक् प्लस नाग यानी कि दिंगनाग। तो देखिए यहाँ ये यर प्रत्याहार का वर्ण है का, और उसके बाद जो ना है वो अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक जो वर्ण है वो ना है, तो हम इसके अनुसार ना बदल करके हम यर प्रत्याहार के वर्णों को उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो देखिए इस का पांचवा जो वर्ण होगा अनुनासिक वर्ण वो यही होगा अणा। इसके पश्चात है हमारा सण नाम। तो देखिए ये इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा सट प्लस नाम। तो शट प्लस नाम, देखिए ये जो नाम है इसका जो टा का जो अंतिम वर्ण होगा वो अणा खाली ये वाला पांचवा होगा, पांचवा जो वर्ण होगा ये वाला अणा होगा। तो सट ये हमारा सण हो गया यहाँ। लेकिन ये नाम में नाम कैसे आया ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक ना पदांता टोर नाम एक सूत्र होता है जिसमें नाम के स्थान पर नाम कर दिया जाता है। तो ना पदांता टोर नाम की सहायता से हमने नाम को क्या बना दिया, नाम बना दिया। इस प्रकार से हमारा ये सर्वनाम संधि विच्छेद कंप्लीट हो गया। तो सट प्लस नाम का जो सर्वनाम का जो संधि विच्छेद आप एग्जाम में भी करोगे तो आपको सट प्लस नाम करना है और संधि का नाम लिख देना है पर सवर्ण संधि। इस सूत्र को लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी जरूर चाहिए, लेकिन ये पेपर में आपसे सूत्रों को कोई नहीं लिखवाएगा। अगला है एतन मुरारी। तो देखिए यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे। मुरारी जो शब्द है वो अलग कर दिया और ना जो है उसको हमने दा में बदल दिया। एतद शब्द होता है, आपने एतद शब्द के रूप पढ़े होंगे। एतद शब्द के जो रूप चलते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों ही लिंगों में चलते हैं। तो देखिए एतद प्लस मुरारी, तो इसका जो दा है वो तवर्ग का है और इसका जो पांचवा वर्ण होता है वो ना होता है। तो हमने इसको पांचवें वर्ण में बदल दिया और ये हमारा हो गया एतन मुरारी। दोबारा से इन्हीं उदाहरणों को एक बार देखेंगे। बांग मूलम, बाक प्लस मूलम। देखिए ये यर प्रत्याहार का वर्ण है और ये है हमारा अनुनासिक वर्ण। तो यर प्रत्याहार के वर्ण को अनुनासिक हो जाता है। तो देखिए यर प्रत्याहार के का को अनुनासिक क्या हो गया, अणा हो गया। ऐसे ही दिंगनाग है, दिक प्लस नाग हो गया, का को अणा हो गया। ऐसे ही अगला है सर्ण नाम जिसका संधि विच्छेद है सट प्लस नाम और टा का अंतिम जो वर्ण है पांचवा वो णा है और हमने नाम को ना पदांता टोर नाम सूत्र से नाम कर दिया। एतन मुरारी जो शब्द है वो है एतद प्लस मुरारी और दा को हमने उसके पांचवें वर्ण अनुनासिक वर्ण में ना में बदल दिया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र था पहला यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसके हमने 4 उदाहरणों के माध्यम से हमने इसको समझा कि जब पूर्व पद के अंत में यर प्रत्याहार के वर्ण हो उसके पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है।
तो हमारा ये यहाँ पर एक सूत्र कंप्लीट हो गया। दूसरा सूत्र है हमारा प्रत्यये भाषायाम नित्यम। प्रत्यये भाषायाम नित्यम यानी कि यर के बाद कोई भी प्रत्यय आए तो उसका अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो देखिए ये जो मयट, एक मयट प्रत्यय होता है, मयट मात्रम, ये प्रत्यय होते हैं, मयट और मात्रम ये दो प्रत्यय होते हैं। तो यर प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात यदि कोई अनुनासिक प्रत्यय आए तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। दोबारा से समझ लीजिए इसी सूत्र की परिभाषा एक बार। प्रत्यये भाषायाम नित्यम, ये चिन्मय शब्द से समझिए, चिद प्लस मय, ये मयट प्रत्यय होता है यानी कि प्रत्यय जो होता है अनुनासिक वर्ण से शुरू होना चाहिए। प्रत्यय किससे शुरू होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण से शुरू होना चाहिए और उसके पहले यर प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। तो देखिए ये जो मयट और मात्रम जो प्रत्यय हैं वो होते हैं चिन्मय और तन्मय, और ये है हमारा तन्मात्रम। तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए चिद प्लस मय ये अनुनासिक प्रत्यय है। तो देखिए इसमें देखिए जो दा है वो यर प्रत्याहार का वर्ण है और इसी का जो पांचवा वर्ण होगा वो ना होगा और हमारा बन जाएगा चिन्मय। ऐसे ही हमारी है तन्मय, तद प्लस मय, ये भी मयट प्रत्यय का ही एक उदाहरण है। तो देखिए इसमें जो तद जो शब्द है इसका पांचवा वर्ण होगा ना और ये हमारा हो गया तन्मय। अगला है तन्मात्रम, तो इसका भी संधि विच्छेद होगा तद प्लस मात्रम। तो ये जो दा है वो किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। तो ये इसको एक बार और समझ लेते हैं। प्रत्यय भाषायाम नित्यम में यदि यर प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात यदि कोई भी अनुनासिक प्रत्यय आए तो यर प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो उसी वर्ग का ये ता दा जो है वो ता वर्ग का है, तो इसी वर्ग का क्या बदल जाएगा, पांचवा वर्ण ना हो जाएगा। इसके पश्चात जो हमारा आता है वो है हमारा तीसरा सूत्र अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। देखिए हमने अनुस्वार संधि पढ़ी थी जिसमें कि मांत पद को अनुस्वार हुआ था, लेकिन यहाँ अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण आदेश होगा। पर सवर्ण का मतलब ये होगा कि जो अनुस्वार जो आया है और उसके पश्चात कोई सा भी जो भी वर्ण आया है, जिस भी वर्ग का आया जो अनुस्वार होगा वो उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण लिखवाया अंकित, तो ये अंकित में अम के ऊपर क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन कित जो शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, का। तो ये का जो वर्ण बनेगा, जो पर सवर्ण जो होगा वो अनुस्वार के स्थान पर होगा। तो इसका जो पांचवा वर्ण होगा ये अणा होता है। तो हमने जो अनुस्वार को बदला वो पर माने दूसरे वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण किया। तो देखिए इसमें अनुस्वार से यही पर सवर्ण, ये प्रत्याहार के वर्णों के बारे में जानते हैं। पहले ये प्रत्याहार के वर्ण आते हैं स सा हा को छोड़ करके समस्त व्यंजन वर्ण। तो ये हमारे ये प्रत्याहार के वर्ण हैं। अनुस्वार के बाद देखिए इसकी परिभाषा, यदि अनुस्वार के बाद ये प्रत्याहार के वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। उदाहरण में देखिए मुंचित, यहाँ देख लीजिए आपको शब्द से ही पता चल जाएगा। ये जो मुंचित जो शब्द है यहाँ पर तो क्या आ रहा है, ये प्रत्याहार का वर्ण यानी कि चा आ रहा है और ये है हमारा अणा खाली। तो हमने जो इसको किया, हमने इसका संधि विच्छेद जो करेंगे वो इस पांचवें वर्ण को क्या बना देंगे, अनुस्वार, और बाद वाले वर्ण को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये क्या होता है, नश्य पदांतस्य झलि एक सूत्र होता है जिसमें कि पदांत शब्द यानी कि अपदांत शब्द में का इसका संधि विच्छेद होता है। इसका कोई पद नहीं होता यानी कि संपूर्ण पद नहीं होता। जैसे हमने अब तक की जो दोनों ये सूत्र समझे थे, इन दोनों में पद होता है लेकिन ये अपदांत शब्द होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता।
ये अपदांत शब्द का ही संधि विच्छेद होता है। इसमें एक नश्च पदांत से जली सूत्र से ये जो अनुस्वार से यही पर सवर्ण संधि है, इसमें एक और सूत्र काम करता है, वो है नश्च पदांत से जली, यानी कि अपदांत शब्द का जो अनुस्वार है उसके स्थान पर अनुस्वार उसके स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो ये जो अनुस्वार है इसके स्थान पर क्या हो गया, पांचवा वर्ण हो गया, यानी कि अनुनासिक वर्ण हो जाता है। तो मुंचित में देखिए मुन प्लस चित, तो ये जो अनुस्वार है वो हमें किसके अनुसार बदलना है, चा के अनुसार बदलना है। ये जो चा है, चा का जो पांचवा वर्ण होगा ये वाला पांचवा वर्ण होगा। तो हम जब इसको संपूर्ण यानी कि मिला करके जोड़ करके जब लिखेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा रूप सिद्ध होता है मुंचित। अगला है हमारा नंदती। नंदती में देखिए नम प्लस दति, नम प्लस दति। अब हमें पता ही नहीं है कि हम कैसे इसके यहाँ, यदि हमारे लिए ये शब्द आ गया, मान के चलो एग्जाम में कि संधि विच्छेद हुए शब्द का संधि युक्त पद बना करके और संधि का नाम लिखो, तो नम प्लस दति लिखा हुआ है, तो हमें सीधी सी बात है कि ये जो दा है इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, ना होगा। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया नंदति। तो इस प्रकार से हमारा ये संधि विच्छेद युक्त शब्द, संधि विच्छेद आए तो इस प्रकार से देख लेना है, और संधि युक्त पद आए तो अनुस्वार लगा करके इसका संधि विच्छेद कर देना है। अगला है शांतः। शांतः शब्द है जिसमें कि शाम प्लस तह, तो जो शाम शब्द है ये भी कैसा है, अपदांत शब्द है, शाम प्लस त। तो ये जो ता है इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, ना होगा। ऐसे ही कम पते, क्या है, कम पते। देखिए शब्दों को बोलने से ही पता चल जाता है कि इनमें आ क्या रहा है। जैसे कि कम का के ऊपर हमने अनुस्वार चढ़ा दिया और पते को यों का त्यों लिख दिया। अब हमें जो ये अनुस्वार है इस अनुस्वार का कौन सा वर्ण बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि पर सवर्ण संधि है तो दूसरे वाले वर्ण का के ही अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ये पा का जो पांचवा वर्ण होता है वो माँ होता है, और इस प्रकार से हमने इस अनुस्वार को माँ में बदल दिया और हमारा बन गया ये कंपते। लास्ट हमारा इसका उदाहरण रह जाता है संचित। संचित का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस चित। सम प्लस चित में देखिए ये जो सम प्लस चित है, ये जो चा है, इस चा के अनुसार हमने इसको बदल दिया, जिसका कि ये पांचवा वर्ण अनुनासिक आया, अणा खाली। तो देखिए इस प्रकार से हमारी ये जो पर सवर्ण संधि है इसको 3 सूत्रों के माध्यम से समझा जाता है। तीनों ही सूत्र काम के हैं और तीनों की ही हमें परिभाषा, उदाहरण और सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा से इसका रिवाइज देख लीजिए। पहला सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यदि यर प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो यरों के स्थान पर अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे कि दिंगनाग, दिक प्लस नाग, तो जो का है उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा अणा, उसी वर्ग का। दूसरा हमारा जो सूत्र था वो था प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम का जो व्याख्या है वो है यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक प्रत्यय आए तो उसके स्थान पर भी क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो देखिए इसका जो उदाहरण था तन में और चिन्ह में, तो चिद प्लस में का मैट तो ज्यों का त्यों रहेगा और दा को हमने ना में बदल दिया। और लास्ट जो हमारा तीसरा जो सूत्र था वो था अनुस्वार से यही पर सवर्ण। तो अनुस्वार के यह प्रत्याहार के वर्ण हमें आने चाहिए, और हमने इसकी जो परिभाषा सीखी थी वो थी अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार के वर्ण आए तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो देखिए नंदति नम प्लस दति, इसमें एक और सूत्र था नश्च पदांतस्य जली, जिसके माध्यम से ये समझा जाता है कि ये अपदांत होता है, यानी कि इसमें पद नहीं होता। जिस प्रकार से इन सभी में पद होते हैं संपूर्ण, ये अपदांत होती है। तो देखिए मुंचति मुंचित मुन प्लस चित, और नंदति नन प्लस दति, शांतः शाम प्लस त। तो इस प्रकार से हमारी ये जो व्यंजन संधि की 3 संधियां मैंने आपको बताई थी, अनुनासिक, परसवर्ण और जसत्व,
जशत्व और परसवर्ण में हमने 3-3 सूत्रों के माध्यम से समझा, लेकिन अनुनासिक संधि में केवल अनुस्वार संधि में एक ही सूत्र था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो अनुस्वार यानी कि मांत को अनुस्वार हो जाता है, केवल माँ के स्थान पर ही अनुस्वार होता है। लेकिन इस जो अनुस्वार से ही परसवर्ण संधि है, इसमें मांत को ही नहीं, इसमें प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण का अनुस्वार हो जाता है, जिसको कि उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल दिया जाता है। तो हमारी ये जो व्यंजन संधि जो कि एग्जाम में, जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई हैं, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन इसके पश्चात भी जो 4 संधियाँ व्यंजन संधि की बचती हैं, वो हैं हमारी इष्टुत्व, सिचुत्व, चरत्व और छत्व। ये संधियाँ भी आना आपको अनिवार्य है, क्योंकि ये संधियाँ, 2 संधियाँ तो जो इष्टुत्व हैं, वो दोनों तो विसर्ग संधि में काम आने वाली हैं, और वो दोनों संधियाँ आपके लिए आगे भी काम आने वाली हैं। यानी कि जब चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई होती है, उनमें ये सारी संधियों का उपयोग होता है। इस प्रयोग के कारण ही आपको इन संधियों का ज्ञान भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज तक का हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और कल हम उन बची 4 संधियों को लेंगे जो हमारी रह गई हैं लेकिन सिलेबस में हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।